Good evening, all. I welcome you all to this particular session in which we will be talking about the balance of payments. ये जो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इंटरनेशनल फिनांस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आई होप ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज आगे चल के आप जब बेस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जांपल बाई मेटल स्टैंडर्ड्स क्या था, राइट? देन गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, ब्रिटन वुड एग्रीमेंट क्या था, राइट? सो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको पहले ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये पहले समझना पड़ेगा और इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है? इस क्लास के लास्ट में आई होप क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव इन नेचर होगा और फोकस यही रहेगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बिकॉज एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर आपको कुछ डाउट नहीं होगा। बिकॉज जो मैंने देखा हुआ है जनरली कि स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर टॉपिक में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है? तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आपको इस टॉपिक को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये है आपको समझनी है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले इसमें ये समझनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं होता, आपस में अगल बगल में ट्रेड नहीं होता, राइट? आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप अपने बगल से ही नहीं खरीदते हैं, ठीक है? ट्रेड जो होता है छोटे लेवल पे भी होता है और बड़े लेवल पे भी होता है, राइट? कहने का मतलब है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, राइट? जब इंडिया कोई ट्रेड करता है बाहर की किसी कंट्री के साथ, राइट? अब इंडिया में तो पब्लिक प्लेयर्स भी हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, राइट? कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है? तो उनका ट्रेड बाहर से भी होता है, राइट? और जब ट्रेड बाहर से होता है तो वहाँ पे करेंसी इन्वॉल्व होती है। आपको पता ही होगा कि इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस है। फॉर एग्जांपल यूएस की करेंसी क्या है, वो है डॉलर, राइट? तो अब चूंकि जब वहाँ पे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा, अगर आप कुछ सामान वहाँ से खरीद रहे हैं यूएस से तो आप उसको इंपोर्ट करेंगे, देन आपको वहाँ पे पेमेंट देना पड़ेगा, राइट? तो पेमेंट आप रुपीस में देंगे, उनको नहीं देंगे, राइट? क्योंकि वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ की करेंसी डॉलर है, राइट? तो आपको पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा, ठीक है? तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के नज़रिए से ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है, ठीक है? इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जैसा कि आपने को बताया कि जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा तो कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, राइट? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट हर कंट्री रिकॉर्ड करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस दैट हैपेंस बिटवीन कंट्रीज एंड दीज रिकॉर्ड्स आर बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है? और इसको एक बैलेंस शीट के फॉर्म में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? बैलेंस करने की कोशिश करते हैं किसको, इंपोर्ट्स को एंड एक्सपोर्ट को, कि हमारा कितना इंपोर्ट हुआ है एक साल के अंदर में या एक क्वार्टर के अंदर में और हमारा कितना एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है? जिससे हमें पता लगता है या किसी भी इकोनॉमिस्ट को पता लगता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो सरप्लस में चल रही है या फिर डिफिसिट में चल रही है, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है या फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है, ठीक है? तो उन सब सारी चीज़ों को हम लोग गेज करते रहते हैं, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंपोर्ट ही करते रह रहे हैं, ठीक है? उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, राइट? वो सारी चीज़ें अभी आगे आने वाली हैं, बट चीज़ों को समझते हुए चलना है कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इकोनॉमी जो भी कंट्री है वो बैलेंसेस जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उनको बैलेंस करने की कोशिश करती है। जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बैलेंस शीट की मदद से उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, राइट? एंड दे आर फर्दर पुट इन द फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है? अच्छा, अब जो आपको समझने वाली चीज़ है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता किस किस चीज़ों में है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या करेंगे हम, गुड्स का करेंगे, राइट? कुछ सामान हमें ऐसा लग रहा है कि यूएस में सस्ता है और इंडिया में वही सामान महंगा है, ठीक है? और आप उस सामान को बेचते हैं, राइट? तो आप वहाँ से मंगवा के बेचिए, राइट? आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना? इंडिया से वही चीज़ें आपको महंगी मिल रही हैं, बट अगर यूएस से वो सामान आप मंगवा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट भूल जाइए कि मंगवाने में कितना खर्चा हुआ, वो सब चीज़ भूल जाइए।
इतना बस समझ के रखिए कि कोई सामान जो आप सेल करते हैं वो यूएस में सस्ती मिल रही है और इंडिया में वो चीज़ महंगा है, ठीक है। तो आप अगर बल्क में मंगा रहे हैं तो वहाँ से आपको सस्ता मिलेगा, वहाँ से मंगवाइए और फिर वहाँ पे आपको सेल कीजिए, राइट। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, और उस चीज़ को यूएस क्या करेगा, आपको एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो वो गुड्स हो गया, राइट। नाउ सर्विसेज, सिमिलरली सर्विसेज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आईटी सपोर्ट हो गया, ठीक है। आईटी सपोर्ट सपोज यूएस को लेनी है, ठीक है, आईटी सपोर्ट लेना है, सर्विसेज लेना है, तो उसको पता है कि यूएस में अगर किसी वेंडर से वो सर्विस लेगा तो वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है किसी यूएस कंपनी को। बट अगर वही उसने फाइंड आउट कर लिया कि अगर मैं ये सर्विस इंडिया से लूँ, इंडिया में कोई प्रोफेशनल है जो कि ये सर्विस, सिमिलर सर्विस मुझे कम कॉस्ट पे दे सकता है, तो वो क्यों ना इंडिया से लेगा, राइट। तो वो इंडिया से ले सकता है कम कॉस्ट पे। सारी चीज़ें घूम फिर के कहाँ पे आ रही हैं, पैसे पे आ रही हैं। तो जहाँ पे आपका पैसा कम लग रहा है वहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज हो गई। फिर उसके बाद से जो तीसरा लिखा हुआ है वो है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या होता है, कभी कभी गिफ्ट्स ट्रांसफ़र होते हैं बिटवीन कंट्रीज, राइट, ठीक है। तो सपोज कोई किसी कंट्री ने, यूएस ने इंडिया को गिफ्ट कर दिया, राइट, तो वो क्या होगा, वो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, चलो गिफ्ट के रूप में कुछ पैसे आ गए, राइट। तो वो हम लोग एज अ इनफ्लो ट्रीट करेंगे। सिमिलरली इंडिया ने कुछ अगर गिफ्ट किया, ठीक है, अब गिफ्ट की भी तो कुछ वैल्यू होती है ना, ठीक है, तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के फॉर्म में, ठीक है, टू डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। तो अगर इंडिया ने कुछ दिया यूएस को तो उसको आउटफ्लो ट्रीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब ये इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या है, अब देखो इंडिया के कुछ लोग बाहर में काम कर रहे हैं, बाहर की किसी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो काम क्यों कर रहे हैं, अपनी अर्निंग के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे उनको सैलरी मिल रही है और वो पैसा कहाँ आ रहा है, वो इंडिया आ रहा है, राइट। तो उसको भी क्या ट्रीट करेंगे, उसको भी एज ए इनफ्लो ही ट्रीट करेंगे, बिकॉज अपने लोग हैं, ठीक है। तो वो जो पैसा आ रहा है वो अपने इकोनॉमी को फर्दर बूस्ट कर रहा है, इसलिए कंट्री क्या करती है, प्रमोट करती है, वीज़ास देती है, राइट, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और दूसरी कंट्री में काम करें और वहाँ का पैसा लेके आएँ, ठीक है। वैसे ही यूएस के भी कुछ लोग इंडिया में काम कर रहे होंगे, ठीक है, नेपाल के कुछ लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इंडिया से जो इनकम वो लोग जनरेट कर रहे हैं वो लोग अपनी कंट्री को भेजते होंगे, तो उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, ठीक है। जब हम लोग रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिटरमाइन करने के लिए सरप्लस है या डिफिसिट है, तो जो भी रिकॉर्ड करेंगे मॉनिटरी जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बैलेंस शीट में, तो वहाँ पे इनकम क्या ट्रीट करेंगे, जो भी हमारे लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं और वो जो पैसा कमा के लेके आ रहे हैं उसको इनकम ट्रीट करेंगे, और जो बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको पेमेंट करना पड़ रहा है तो उसको एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, राइट। अच्छा, उसके अलावा बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स भी होता है, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में भी दो तीन अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, राइट। तो सपोज कहीं किसी अकाउंट में डिफिसिट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा कम है, ठीक है। तो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा, हमारी कंट्री डिफिसिट में चलेगी, राइट। तो उस डिफिसिट को मीट करने के लिए कंट्री को क्या करना पड़ेगा, फंड्स को बोरो करना पड़ेगा, राइट। तो जो वो बोरोइंग्स करेंगे, जो फंड लेके आएंगे, ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड इनफ्लो। वैसे ही अगर हमारी कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री को कुछ पैसे दे दिए जो सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंडिंग करेंगे, राइट। तो ब्रॉडली ये 5 जो कैटेगरीज हैं इनका हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं इन डिटेल आपको समझा रहा हूँ और आपको ये सारी चीज़ें नोट्स बना लेनी हो और इसको समझने की कोशिश करनी है। एग्ज़ाम में अगर आता है तो ये सारी चीज़ें आपको सिलसिलेवार ढंग से आपको लिखनी है, ठीक है। नाउ देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 अकाउंट्स, बट ब्रॉडली यहाँ पे 2 अकाउंट्स का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। बिकॉज जो लास्ट वाला जो अकाउंट है फाइनेंशियल अकाउंट, उसको एज अ मैं कैपिटल अकाउंट में ही ट्रीट करूँगा, राइट। बेसिकली जो पहला जो टाइप है वो है करंट अकाउंट, ठीक है, और जो दूसरा टाइप है कैपिटल अकाउंट, और इसमें मैं फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसमें आपको लिखना है इट कंसिस्ट ऑफ 2 अकाउंट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो करंट अकाउंट में होता क्या है, जैसा कि आपको पता है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को ही आप लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के फॉर्म में ही होता है। तो इन्हीं दोनों से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो
हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो क्या क्या चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक्सपोर्ट क्या हुआ, गुड्स सोल्ड टू अदर कंट्रीज, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर है, ठीक है। जो हमने गुड्स दूसरे कंट्री को सेल किया तो हमने एक्सपोर्ट किया ना, राइट। इंपोर्ट क्या हो जाएगा, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट। जो दूसरी चीज़ है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अदर कंट्रीज, अगेन दिस विल बी एक्सपोर्ट, बिकॉज जो भी सर्विसेज और गुड्स हमने प्रोवाइड किया है दूसरे कंट्रीज को तो उससे पैसा आ रहा है, सो दिस विल बी प्लस, राइट। बैलेंस शीट में क्या करते थे, एसेट्स को प्लस करते थे और लायबिलिटीज को माइनस करते थे, ओके। सिमिलरली यहाँ पे एक्सपोर्ट प्लस माइनस, सेम सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। नाउ थर्ड चीज़ क्या होगा, इसमें इनकम अर्नड बाय कंट्रीमैन इन अदर कंट्रीज। जो इनकम मैंने आपको बताया था कि हमारे लोग जो कि दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ से पैसा जो अर्न करके ला रहे हैं, ठीक है, सो दैट विल बी पॉजिटिव फिगर, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको प्लस ट्रीट करेंगे क्योंकि वो पैसा आ रहा है, इनफ्लो है, राइट। सो सिमिलरली इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन योर कंट्री, आपके कंट्री में जो भी फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, सो दैट विल बी माइनस, राइट, ठीक है। गिफ्ट रिसीव्ड एंड गिफ्ट ट्रांसफर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यूएस कुछ गिफ्ट देता है इंडिया को, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज प्लस, और अगर इंडिया ने कुछ अगर यूएस को गिफ्ट दिया सो दैट विल बी ट्रीटेड एज माइनस। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्रॉडली लिख देनी है एग्जाम में कि करंट अकाउंट में हम लोग क्या क्या ट्रीट करते हैं, ठीक है। नाउ कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, अब देखो इसमें क्या होगा ना कि बैलेंस शीट में क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे नीचे सम टोटल करेंगे और यहाँ का जो टोटल सम आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, वो जो आएगा एक्सपोर्ट का, दैट शुड बी इक्वल टू इम्पोर्ट, ओके। अगर ये बराबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, राइट, तो उसके लिए चूंकि हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। और फंड की रिक्वायरमेंट हम करेंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू, हम लोग क्या करेंगे, बोरोइंग्स करेंगे, ठीक, राइट। तो जब बोरोइंग्स करेंगे तो पैसे आएंगे, राइट, सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन प्लस। ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ है कि करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट प्लस था, बट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में इम्पोर्ट प्लस होगा, ठीक है। सिमिलरली करंट अकाउंट में यहाँ पे इम्पोर्ट माइनस था एंड कैपिटल अकाउंट में एक्सपोर्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बोरोइंग्स जो हम लोग जो पैसा उधारी पे आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग एज अ इनफ्लो ट्रीट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो भी लेंडिंग जो कंट्री अपनी दे रही है किसी दूसरे कंट्री को, उसको एक्सपोर्ट ट्रीट करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड चीज़ है एफडीआई इन द कंट्री। एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू, दिस कैन हैपन इन द फॉर्म ऑफ कोई दूसरी कंट्री से कुछ पैसा, जो दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने आपके शेयर्स खरीद लिए आपकी कंट्री के, तो इन अ वे वो शेयर्स खरीदने का मतलब क्या हुआ, उस कंपनी को पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पैसा आ रहा है तो ये प्लस होगा, राइट। रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, राइट, रियल एस्टेट में पैसा लगा लिया, बॉन्ड खरीद लिया, राइट, और या फिर कोई किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो पैसा दूसरे कंट्री से आ रहा है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज प्लस, और इसी को फाइनेंशियल अकाउंट में भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। बट ब्रॉडली दिस विल कम अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जैसा कि जिस तरीके से दूसरे लोगों ने अपने कंट्री में इन्वेस्ट किया, वैसे ही अपने कंट्री के कुछ लोग, ठीक है, उन्होंने दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट किया होगा, उनके शेयर्स में, उनके रियल एस्टेट में, उनके बॉन्ड्स में, ठीक है। तो एफडीआई इन अदर कंट्री बाय योर कंट्री, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज माइनस, बिकॉज पैसे यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रॉडली इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में है वो दो अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में सीधे पैसों की बात होती है, सीधे डायरेक्ट पैसा आ रहा है और जा रहा है, यहाँ पे कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे इन्वॉल्व है, जहाँ पे कुछ एफर्ट इन्वॉल्व है, मैन पावर इन्वॉल्व है, जहाँ पे कुछ मतलब एफर्ट डाल रहे हैं, उसके बेसिस पे इनडायरेक्ट वे से पैसा आ रहा है और जा रहा है, उसको करंट अकाउंट में ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट पैसे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करेंगे, ठीक है। नाउ देखो, इंपोर्ट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं। व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू एक्स, दिस इज नोन एज डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू एक्स, दिस इज नोन एज डिसइक्विलिब्रियम, ओके, इसको डिसइक्विलिब्रियम बोलेंगे हम लोग, ठीक है। ये मतलब इम्बैलेंस है, मतलब इंपोर्ट बराबर नहीं है एक्सपोर्ट के, ठीक है। और ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसइक्विलिब्रियम, ओके।
सो जब ये नहीं है, ये डिसइक्विलिब्रियम में है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो चूंकि पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो हमें बोरोइंग करना पड़ेगा, राइट। नाउ फर्दर जो इसमें डिस्कस करना है कि ये डिसइक्विलिब्रियम होता किस वजह से है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, ये ऐसा हो क्यों जाता है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है वो क्यों कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रोडक्ट है उस कंट्री में वो प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, ठीक है, और वही प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से जहाँ से वो इंपोर्ट कर रही है वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, राइट। अब ये हुआ क्यों? इसकी कंट्री में, ये अपनी कंट्री में वो सामान ना खरीद के दूसरे कंट्री में वो सामान, वही सामान खरीद रहा है, तो ये क्यों कर रहा है? बिकॉज उस कंट्री में वो सामान महंगा है, और महंगा सामान किस वजह से होता है? इन्फ्लेशन की वजह से होता है। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि वो जो कंट्री है जो इंपोर्ट कर रही है वो इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी इन नेचर है, वहाँ पे इन्फ्लेशन है, राइट। सो अगर इन्फ्लेशन है उस कंट्री में तो वो एक कारण बनेगा, वो एक रीज़न बनेगा किसका? डिसइक्विलिब्रियम का, ओके। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। व्हेन इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट मीन्स देयर इज इन्फ्लेशन इन द इंपोर्टिंग कंट्री. Because of inflation, prices of the domestic product are expensive and hence products are being imported at a lesser price from the other countries. ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्फ्लेशन है और जो इंपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसको हम एड्रेस कैसे करेंगे? वो क्या एक्शन ले सकते हैं, वो कंट्री क्या एक्शन ले सकती है सो दैट ये जो डिसइक्विलिब्रियम है, जो इम्बैलेंसेस हैं, वो बराबर में हो जाए, इंपोर्ट बराबर एक्सपोर्ट हो जाए। तो एक जो रेमेडियल मेजर है वो आप समझ सकते हैं कि वो जो कंट्री जो इंपोर्ट कर रही है ना, वो अपने करेंसी को क्या करेगी? डीवैल्यू करेगी, ठीक है। मतलब जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन था उस कंट्री में, जो इन्फ्लेशन आ गया था, ठीक है, और प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए थे, ठीक है, अब उसको क्या करेगी? अब वो अपने करेंसी को क्या करेगी? वो अपने करेंसी को डीवैल्यू करेगी। अब देखो डीवैल्यू होने से होता क्या है कि when currency is devalued compared to other currency, the products of your country becomes cheaper, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो करेंसी था, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर इन इंडिया, राइट, $1 वॉज इक्वल टू 70 रुपीज़, राइट। आपने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया, ठीक है, मतलब अब क्या हो गया? $1 इज इक्वल टू 75, ठीक है, आपने अपने करेंसी को वीक कर लिया, डीवैल्यू कर दिया, राइट। अब $1 का पोटेंशियल क्या था? 75, राइट, मानी $1 75 रुपीज़ के बराबर है। तो अब जो बाहर के जो इम्पोर्टर्स है, बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, उनको आपका सामान जो है ना वो सस्ता लगने लगेगा, बिकॉज जो पहले 70 रुपये का ही सामान खरीद पाते थे $1 में, अब वो 75 रुपये के बराबर सामान खरीदने लगेंगे, ठीक है। तो आपका सामान तो सस्ता हो गया। तो अब होगा क्या इसकी वजह से कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, बाहर के लोग अब आपके कंट्री से सामान इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। वो अपनी कंट्री से अब नहीं खरीदेंगे, बिकॉज अब उनका सामान कंपैरेटिवली आपके सामान से महंगा हो गया, राइट। तो अब आपके यहाँ से, ठीक है, सामान को वो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा? आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, राइट, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ये जो इम्बैलेंसेस थे, डिसइक्विलिब्रियम था, वो अब बराबर होने लगेगा, ठीक है। तो ये एक एड्रेस, डिसइक्विलिब्रियम को एड्रेस करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को आपको इतने सारे नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, एग्ज़ाम में आपने अगर लिख देंगे तो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। एग्जामिनर भी काफ़ी खुश हो जाएगा। और प्लस जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड वगैरह हो गया, ब्रेटन वुड अग्रीमेंट वगैरह हो गया, ठीक है, जो फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड करेंसी जो एक्सचेंज मार्केट हो गया, राइट, फ्लोटिंग एक्सचेंज मार्केट हो गया, वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसी के बेसिस पे हैं और आपको अब ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। वो आगे मैं वीडियोस डालूंगा। सो टिल देन ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन।